तो मैं आज आप लोगों के साथ में एक सीए में इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ और इस चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक। ये एक बड़ा इजी सा चैप्टर होगा, ठीक है। पढ़े लेने के बाद आप ज़रूर बोलोगे कि यार हाँ यार बहुत ही इजी सा चैप्टर है एंड इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि यार जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा ना, आपको सम्स करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सम हमारे पास 100 सम है, लेकिन जब तक उसका बैकग्राउंड पता नहीं होगा, माइंडसेट डेवलप नहीं होगी ना, माइंडसेट अगर हमारा डेवलप नहीं हुआ कि यार किस तरह से सोचना है इस चैप्टर के अंदर में, थिंकिंग क्या होनी चाहिए एक कैलकुलेशन को लेकर, तब तक हम लोग को मज़ा नहीं आएगा चैप्टर करने में, वो ग्रिप नहीं आ पाएगी, वो कमांड नहीं आ पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बिजनेस सिचुएशन में। देखिए, अज्यूम करो हम लोग एक बिज़नेस में खड़े हैं, ठीक है। बिज़नेस में खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। अब बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जब हो रहा है तो सोचो आप उसमें से रॉ मटेरियल खरीद कर लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं, सेल हो रहा है, सेल के बाद रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारा नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन बिजनेस होते 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 कुछ अनसर्टेन एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, कुछ अनसर्टेन अनवांटेड घटनाएं घट जाती हैं हमारे बिजनेस में, मैं बोल सकता हूँ। वो अनवांटेड घटनाएं क्या हो सकती हैं, आप ये सोचो यार, हमारे बिजनेस में एक फायर ब्रेकआउट हो गया। अब कौन सा बिजनेसमैन चाहता होगा कि उसके बिजनेस में फायर ब्रेकआउट हो जाए? कोई नहीं चाहता, राइट। एंड जैसे कि बहुत ही तरह के कंटिजेंसी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि यार अगर आपको लगता है किसी भी तरह का अगर लॉस होने वाला है तो आप क्या करो, आज से उसके लिए रेडी हो जाओ। और आज से हम लोग रेडी कैसे होते हैं, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए। टेल मी वन थिंग, आप बैड डेट बनाते हो, बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट करते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। वो क्यों करते हो, वो इसलिए करते हो ना क्योंकि आपको लगता है फ्यूचर में किसी भी प्रकार का एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है। आपको लगता है, हाँ, एंटीसिपेट किया आपने पास्ट ट्रेंड को देख के कि हाँ इतना लॉस होने वाला है आपका, तो आज से आप रेडी हो जाते हो, आज से प्रोविजन क्रिएट कर देते हो। लेकिन सोचो यार, ये कंटीजेंसी है, फायर ब्रेकआउट होने वाला कौन सा आपका नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आप एंटिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसे हटाक करके किसी भी बिजनेस में अगर आग लग जाए, इतने बड़े फायर ब्रेकआउट हो जाए, तो उसका बिजनेस बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बिजनेस रुइन हो जाती है रातों रात में, बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाती है बिजनेस। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए, लॉस तो हो सकता है यार, ठीक है ना, लॉस से थोड़ा सा काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेव करके रखें, तो इसके लिए बिजनेस क्या करती है ना, वो एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेती है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रही है, बिजनेस ले रही है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या करती है बिजनेस, बिजनेस चाहती है इंश्योरेंस कंपनी के पास, कहती है कि भैया सुनो, मुझे अपने जो बिजनेस का जो स्टॉक है उसको इंश्योर कराना है। बिजनेस में क्या चीज़ का इंश्योरेंस कराएगा, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाएगा इंसान, एक बिजनेसमैन अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाएगा। अब वो जाता है अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता है, और स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता है तो बिजनेसमैन अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या देता है, हर महीने या फिर हर एनम में, हर ईयरली क्या देते रहता है, प्रीमियम पे करते रहता है, ठीक है। अब सोच लो कि हमारे इस साल में हमारा बिजनेस में आग लग गया, अगर बिजनेस में फायर ब्रेकआउट हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा जो प्रीमियम हमने जो पे किया किसको, फायर इंश्योर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें रीइंबर्समेंट करेगी, रीइंबर्स करेगा हमारा उतना अमाउंट जितना का हमारा लॉस हुआ होगा, ठीक है ना। जितना का हमारा लॉस हुआ होगा उतना हमें फायर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड ये सबको पता होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बताओ इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं सर। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको कितना क्लेम मांगना है, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, वो सीखना है अपने आप को। देखो यार, हम लोग अकाउंटेंट वाला है, ठीक है, अकाउंटेंट है, अपने बिजनेस में अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और हमसे बेटर कौन जानता होगा कि यार अपने पास कितना का स्टॉक है। सारे अकाउंट हमारे पास मेंटेन है, हमको पता है यार कितने स्टॉक है हमारे पास, कितने का मटेरियल है, क्या है, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, सब हमारे पास सारा नॉलेज है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि हमारे पास अगर इतने का स्टॉक था तो इतना का जल गया होगा, और इतने का जल गया होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम लोग किसको बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी हमें उतना पैसा पैसा दे देगी, रीइंबर्स कर देगी हमें, ठीक है ना। तो आखिर ये चैप्टर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर में हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमारा लॉस हो गया, जो स्टॉक का लॉस हुआ है, वो स्टॉक आखिर था कितने का, उसकी वैल्यू क्या है। हमें इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह पे यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आखिर हमारे पास जो स्टॉक था, जो आग में जल गया, उस स्टॉक की वैल्यू क्या थी, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेट है, माइंडसेट सेट है। देखो इस चैप्टर में क्या करना है, एक कैलकुलेशन करनी है यार,
एक ही कैलकुलेशन के पीछे हम लोग दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, और वो कैलकुलेशन क्या है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इस बिज़नेस में इस साल जो आग लगा, उस आग लगने में कितने का स्टॉक जल गया, उसकी वैल्यू क्या थी, हम कितना पैसा अपने फायर इंश्योरेंस जो करवाया अपनी कंपनी से, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, कितना पैसा उनको मांगे, कितना पैसा क्लेम करें उनको, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर के जो बातें हैं मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान समझाता रहूँगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, कुछ डेफिनेशंस में डिस्कस करूँगा, कुछ प्रोविजंस बताऊँगा, कुछ क्लॉजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मांगा उससे कि भाई मेरा 10,000 का लॉस हो गया, वो 10,000 रुपये तुरंत दे देगा कंपनी, फायर इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं होने वाला है। वो भी अपना कुछ क्लॉजेस रखता है, वो ऐसा ऐसा देखेगा, वो ऐसा ऐसा देखेगा। मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो भी इसका होता है रिलेटेड टू क्वेश्चंस, सब कुछ क्वेश्चंस के दौरान करवाऊंगा, ठीक है। सो जुड़े रहिए, बने रहिए, थैंक यू। सो या फ्रेंड्स, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझ आया होगा कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो फायर के दौरान हमारा लॉस हो गया, स्टॉक का लॉस हो गया, आखिर वो लॉस था कितने का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पूरे चैप्टर में अपन यही कैलकुलेट करेंगे कि आखिर जो वैल्यू की हमारी स्टॉक लॉस हुई, आखिर वो वैल्यू कितनी है और कितना क्लेम हम लोग करें इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ये अपना बिज़नेस है, ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि बिज़नेस का जो अकाउंट मेंटेन होता है वो कब से कब तक का मेंटेन होता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो जो अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, ठीक है, 2000 समथिंग टू 31 मार्च 2000 समथिंग, ठीक है। अपना जो फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है, वो फाइनल अकाउंट 1 साल का बनता है। सो मैं बोला कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना फाइनल अकाउंट बनता है। तो अब क्या होता है ना, देखो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आपको क्या आने वाली है मैं पहले से बता दूं ताकि आप रेडी हो जाओ। देखो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं अपन तो 1 साल का बनाते हैं, तो फाइनल 31 मार्च के दिन अपने पास कितना स्टॉक है वो तो अपने को बैलेंस शीट देखकर पता चल जाएगा कि हाँ यार अपने पास 31 मार्च को इतना का क्लोजिंग स्टॉक है। सिर्फ एग्जांपल 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास। तो ये 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है वो कब पता चला, वो पता चला 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट में, ठीक है ना। जब अपना फाइनल अकाउंट क्लोज हो गया तो अब अपने आपको पता चला कि हाँ हमारे पास 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, क्या फायर 31 मार्च को लगेगा? नो सर, फायर 31 मार्च को नहीं लगेगा, कोई गारंटी नहीं है, लग भी सकता नहीं भी लग सकती है। मैं बोला सर फायर लग गई 30 जून को फायर लग गई, अब बात लग सकती है या नहीं लग सकती? लग सकती है सर, वो तो अनसर्टेन इवेंट है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 31 मार्च को भी लग सकता है, ठीक है, 30 अप्रैल को भी लग सकती है, 30 सितंबर को भी लग सकता है, 31 दिसंबर को भी लग सकता है, कभी भी आग लग सकता है। अब मुझे बताओ, ये तो 31 दिसंबर था, ये 31 मार्च था, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ यार मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना का है, तो मैं बता पाया। लेकिन अगर मेरा फायर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, लो 31 दिसंबर को अगर मेरा फायर ब्रेकआउट होता है मेरे बिज़नेस में, तो इस दिन में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का था बताओ? आप बता सकते हो क्या कभी? 31 दिसंबर को मेरे बिज़नेस में आग लग गया, ठीक है, फायर लग गया, फायर ब्रेकआउट हो गया, इस दिन मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था पता लगा सकते हो क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक तो तब पता लगेगा ना जब अपना फाइनल अकाउंट बन जाएगा। फाइनल अकाउंट बनने के बाद बैलेंस शीट बनेगा तो अपने बता पाएंगे कि हाँ हमारे पास क्लोजिंग डेट में अपने क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग स्टॉक इतने का है। लेकिन अगर अभी 31 दिसंबर को हमारे पास तो फाइनल अकाउंट रेडी ही नहीं है, नॉट रेडी। जब फाइनल अकाउंट बना ही नहीं है तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ से आएगी? अरे फाइनल अकाउंट बनता तो ही तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमारे पास निकल के आता ना। अब तो यार फाइनल अकाउंट ही नहीं है, 31 दिसंबर को कौन सा अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं? फाइनल अकाउंट तो बनता है 31 मार्च को, 31 दिसंबर को तो फाइनल अकाउंट बनता नहीं है, ठीक है ना। मैं बता दूं, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि अपना जो बिज़नेस है वो जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। उस केस में 31 दिसंबर को तो अपने पास में फाइनल अकाउंट होगा नहीं, और फाइनल अकाउंट होगा नहीं तो अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जान नहीं पाएंगे। तो यार 31 दिसंबर को तो आग लग गई तो लॉस भी हो गया, लॉस हो गया तो अपने को क्लेम भी करनी है। क्लेम किसको करनी है? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भी करना है। अब बताओ यार इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करें? व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ क्लेम? बताओ कितना क्लेम करें?
इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करे, बता सकते हो क्या? सर ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता हमारे पास जो सामान जला है, जो स्टॉक जला है, उसकी वैल्यू कितनी है। एग्जैक्टली हमारे को ये नहीं पता कि हमारे पास जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम ऐसा कितना मांग लें, कितना क्लेम मांग सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसी के साथ यही क्वेश्चन मेरे को सेकंड पॉइंट पे लेके चलता है कि यार क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे अपने डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक होता है ना। फिर हम लोग कुछ परचेजेस भी करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर कुछ सेल भी कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ रहता है। हम लोग कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनकर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास अगर हमको ये पता हो कि ओपनिंग स्टॉक कितने का था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का था, हमने साल में परचेज़ कितने का किया, ठीक है, और हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करनी थे, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के किए हैं, हमारा सेल कितना का हो गया, तो हम लोग पता लगा पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना का होगा। अगर मुझे पता है कि साल के बिगिनिंग में मेरे पास इतने का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने कुछ अमाउंट परचेस कर लिया, उसमें से कुछ अमाउंट का गुड्स सेल कर दिया, तो जो बचा होगा, जो अनसोल्ड अमाउंटों का सामान होगा, जो अनसोल्ड अमाउंट का सामान होगा, वो क्या होगा? मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो मैं अब बोल सकता हूँ ना, हाँ जो मेरा जल गया होगा सामान, वो क्लोजिंग स्टॉक जल गया होगा, तो इसकी वैल्यू अब मुझे पता चल जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। मैं बोला यार ट्रेडिंग अकाउंट तो मैं बनाता हूँ साल के अंत में, 31 मार्च को बनाता हूँ, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त यार ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो गई। 31 दिसंबर को तो मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट होगा नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि यार मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? मैं बोला ठीक है ना, दिक्कत क्या है? मैं बोला आप 1 अप्रैल 2000 समथिंग से स्टार्ट करो आपका फाइनेंशियल ईयर। आपका बिजनेस में आग कब लगा? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को आग लगा, तो आप उतने दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ठीक है, उतने दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। आप क्या करो, 1 अप्रैल 2000 से लेकर जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था सबको लिखो। 1 अप्रैल के दिन आपके पास जितने का ओपनिंग स्टॉक था लिखो, ठीक है। जितना आपने परचेज़ कर लिया उसको लिखो, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए टिल द डेट ऑफ फायर, दैट इज़ 31 दिसंबर, उस दिन तक जितना एक्सपेंडिचर आपने किया उसको लिखो। बाय सेल्स, 31 दिसंबर के दिन तक आपने जितने का सेल किया उसको लिखो, है ना। उसके लिखने के बाद में मैं बोला, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पिछले साल में 10% कमाता था। मैं अपने सेल पे 10% ग्रॉस प्रॉफिट कमाता था, और इस साल का बिज़नेस का जो सिचुएशन है, बिज़नेस का जो कंडीशन है, वो भी एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अगर मेरा बिज़नेस में आग नहीं लगता तो मैं इस साल भी सेल के ऊपर 10% तो कमाता। तो मैं बोला ठीक है, कंडीशन अगर नॉर्मल है तो सेल वैल्यू पे 10% मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू निकल के आता है वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे लिखो। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा क्या? होगा ना? निकल गया, सिंपल। कब निकल गया? 31 दिसंबर को निकल गया। आप तो बोल रहे थे कि 31 दिसंबर को तो हम पता नहीं लगा पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितने की है हमारे पास में। ये क्या, आपने तो पता लगा लिया। ये मैजिक हुआ कैसे? 31 दिसंबर को आपके पास फाइनल अकाउंट नहीं था, फिर भी आपने पता लगा लिया कि 31 दिसंबर तक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू की थी। कैसे पता लगा लिया आपने? ये कोई मैजिक है क्या? नहीं फ्रेंड्स, नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है जो अपने 11-12 से करते हुए आ रहे हैं। यार कैलकुलेशन क्या कहता है कि अपने को अगर पता है साल के बिगनिंग में अपने पास क्लोज ओपनिंग स्टॉक कितने की थी, ठीक है, अगर हमारे को पता है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, हमने परचेजेस इतने का किया, और हमने इतने का जो सेल कर दिया, जो अनसोल्ड अमाउंट होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बस वही तो मैंने किया। यहाँ पे अगर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हो तो आपको एक अलग सी चीज़ दिखाई देगी, ये है ग्रॉस प्रॉफिट।
ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको पहले भी दिखाई देती थी, अभी भी दिखाई दे रही है। मैं अलग सा इसको क्यों कह रहा हूँ, ये अलग सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर ये अचानक से ये ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग तो तब निकाल पाएंगे ना जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको सेल पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक पता होगा, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता होगा, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? आपने क्रेडिट साइड को ऐड करे बिना ही पता लगा लिया कि यार अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा। ये कैसे किया? देखो क्या हुआ, मैं बोला मेरे पास इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है ना, बट मेरे पास पिछले साल का तो ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसके पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसके पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो मेरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है सब मेरे पास है। तो मैंने ना बैठ के ना अच्छे से ये देखा, ये कैलकुलेशन निकाला कि यार मेरे जो पिछले 3 साल 4 साल 5 सालों में जो पास्ट के ईयर्स है उसमें मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट कमाता था। ये जो जीपी का परसेंट है, अगर जीपी का परसेंट आप कैलकुलेट करो, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 होता है, राइट। जीपी परसेंट इज इक्वल टू जीपी बाई सेल्स इंटू 100। इसका मतलब होता है सेल्स का कितना परसेंट जीपी है, मैं अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाता हूँ, सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूँ, ये इसका मतलब होता है। तो मैंने पता लगाया कि यार इसके पिछले वाले साल में मैं 10% कमाता था, उसके पिछले वाले साल में भी मैं 10% कमाता था, और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के पहले भी मैं 10% ही कमाता था। मैं बोला यार कि कंडीशन तो नॉर्मल है, इस साल भी अगर मेरे बिज़नेस में आग नहीं लगता, 31 दिसंबर को आग नहीं लगता और मेरा बिज़नेस 31 मार्च तक चलता, ठीक है, तो पूरे साल में मैं कम से कम 10% तो अपने सेल के ऊपर कमाता ही कमाता। कंडीशन भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ चेंजेस भी नहीं आया है, मार्केट में कोई अपलिफ्टमेंट भी नहीं आई है। कंडीशन चेंज नहीं करने का मतलब है मार्केट में किसी तरह का अपलिफ्टमेंट नहीं आई है, ठीक है, प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। रॉ मटेरियल से लेकर सेल तक का सब कुछ, मेरा परचेजेस भी जो दाम में होता था वही दाम पे है, सेल भी जो दाम पे होता था वही दाम पे है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे चेंज हो सकता है? चेंज नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। कंडीशन जब नॉर्मल है तो मैं लास्ट ईयर का क्या किया, लास्ट ईयर का जो जीपी का परसेंट था वो इस साल के सेल के ऊपर अप्लाई कर लिया, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो मैंने जो बैलेंसिंग फिगर निकाला वो बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया था, ठीक है। अब और एक बार मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है क्या गारंटीड है कि ये तो कैलकुलेशन में आपने निकाला ना कि हाँ आपके पास इतने का क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या गारंटीड है कि सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक आपका जल गया होगा? ऐसा थोड़ी है, आपके बिजनेस में आग लग रहा होगा, आप खड़े होकर देख रहे होगे कि यार मैंने तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, तो बिजनेस में आग लग भी जाए तो क्या जाता है मेरा, यार इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा क्लेम देगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। आप ज़रूर कुछ ना कुछ बचा रहे होगे। आपके बिजनेस में जब आग लग रही होगी तो आग पानी कुछ भी करके फायर ब्रिगेड वालों को बुलाकर आप किसी भी तरीके से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होगे, आप अपने सामान को, अपने स्टॉक को बचाने की कोशिश कर रहे होगे। तो हो सकता है कुछ सामान बच गया, जो सामान बच गया हम अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। क्या कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू। और ये सैल्वेज वैल्यू क्या होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक से लेस करते हैं। क्यों क्लोजिंग स्टॉक से लेस करते हैं? सोचो क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगा कि आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 का आया, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद, और आपने देखा कि ये 20,000 में से 5,000 का सामान मैंने सेव कर लिया, तो एक्चुअली आपकी जो लॉस हुई है वो लॉस कितने की हुई है? 15,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ है ना। अब थोड़ी बोलोगे 20,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ, अरे 55,000 ने तो 5,000 का सामान तो आपने बचा लिया ना। 5,000 का सामान अगर आपने बचा लिया तो आपका लॉस 15,000 का हुआ है, 20,000 का नहीं हुआ है, ठीक है। आप क्लेम कितना मांगोगे कंपनी को? 15,000 रुपीज़ मांगोगे, ठीक है। सो फ्रेंड, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी तरीके की आपको अगर डिफ़िकल्टी आती है अभी तक समझने के लिए, मैं आगे क्वेश्चंस लूँगा, आगे और भी एग्जांपल्स लूँगा, आगे और भी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तक ये है और होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। थैंक यू।